क्लास रिकॉर्डिंग मोड में। स्टूडेंट्स बिकम पार्ट फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी मेनली स्टूडेंट्स, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ अगर आसपास की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी या एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी या फिर एमएलएसयू उदयपुर, ये सभी यूनिवर्सिटीज हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोरिलेट करती हैं। सब यूनिवर्सिटीज वैसे तो होती तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिलेबस लगभग सबके एक जैसे होते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो मेनली राजस्थान यूनिवर्सिटी पर हम वर्कआउट करना चालू कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, और उन सब्जेक्ट्स में अगर बात करें एक बार हल्का सा डेमो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, वहां भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी बात करें तो हल्का सा देख लेते हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट। एक्चुअली में हम पूरा पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास सब्जेक्ट्स के बंच अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड होता है आप रेगुलर स्टूडेंट है या आप नॉन कॉलेजिएट। दो तरह की कैटेगरी है मेनली। रेगुलर यानी आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, सुबोध कॉलेज, विल्फ्रेड्स कॉलेज, जेवियर्स, महारानी कॉलेज या कॉमर्स कॉलेज, एलबीएस कॉलेज, किसी भी कॉलेज से आप हो सकते हैं। और अदरवाइज किसी कॉलेज से नहीं है तो आप नॉन कॉलेजिएट यानी एक्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। सर जनरल वर्ड क्यों लगा रहे हो? जो वर्ड यूनिवर्सिटी बोलती है मैं भी वही बोलता हूं। इन दोनों सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत अभी नहीं है। हम लोग इन दोनों वर्ड्स पे फरवरी मंथ पे इन दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, उससे पहले इनको देखना नहीं है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है, जस्ट पासिंग मार्क्स 36 लाने। बट बिवेयर, अगर आपने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी है तो हिंदी बहुत ज्यादा परेशान करती है आपको, क्योंकि हिंदी से आपका गैप बन जाता है। बाकी आरबीएसई वालों को तो कोई इशू नहीं आता, उनके लिए हिंदी बच्चों का खेल है सब, है ना। तो हिंदी पे थोड़ा सीबीएसई वाले बच्चे स्पेशल फोकस रखेंगे, है ना। साथ में ENVS एनवायरमेंटल स्टडीज और कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपका आने वाला है, और एक सब्जेक्ट आएगा आनंदम। नाम सुना है? आनंदम सुनिएगा प्लीज। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, और अगर आप नॉन कॉलेजिएट है, नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट स्टूडेंट है, तो आपको ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। रेगुलर वालों को 3 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें ENVS कंप्यूटर और आनंदम की कुछ फाइल्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं आपको। फाइल्स आपको दिसंबर के बाद कॉलेजेस में दिखती हुई दिखेंगी, है ना, क्लास बनाते हुए दिखेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना, हमारे पास अवेलेबल है, हमसे PDF डिमांड कर लेना, हम शेयर कर देंगे और फिलअप करके फॉर्मेलिटी के लिए डिपॉजिट करा देना। मार्क्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज 36 लाने हैं पासिंग मार्क्स, अगर जितने भी ज्यादा लाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इजीली आप सभी लोग मीडियोकर स्टूडेंट्स या एवरेज प्लस या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं, तो हर कोई इजीली 55-60s में मार्क्स इजीली ले आता है। हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्लियर है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट यानी 12th में उनके पास साइंस या आर्ट्स थी और अब बीकॉम कर रहे हैं, तो एक पेपर और देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग का सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं फिलअप करना है, क्योंकि बुक कीपिंग केवल उन बच्चों के लिए होता है जो नॉन कॉमर्स होता है। कई बार होता है हम लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने गए, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी और बुक कीपिंग पे हमने टिक लगा के ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अब बुक कीपिंग का एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म में फिलअप कर दिया, जबकि देना ही नहीं था। क्योंकि बुक कीपिंग किनको देना होता है? नॉन कॉमर्स वालों को देना होता है, जिनके पास 12th में साइंस या आर्ट्स थी। तो आप सभी तो 12th कॉमर्स वाले ही होंगे, है ना, जनरली। तो बुक कीपिंग के लिए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा बात करें तो आपके पास मेन सब्जेक्ट आएंगे ABST, EAFM और BATM, फुल फॉर्म्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इन सब्जेक्ट्स के 2 पेपर्स हैं हमारे पास। इन सब्जेक्ट के 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग
बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इको में बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स, इको बोलते हैं, और साथ में इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स, बैंकिंग पे बात होगी पूरी। बीएडीएम में हमारे पास बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरेटिकल होंगे, जिनके हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे सारी की सारी, और ये 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कि हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड्स में क्लास में स्टडी करेंगे। ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। इन एग्जामिनेशन क्या होगा, आपका जो पेपर होंगे वो कब होंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म्स की क्या, एग्जामिनेशन फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं यानी अवेलेबल है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने एज सुन एज पॉसिबल, आज मत फिल करिएगा, आज इवनिंग में इसके ऊपर मैं आपको गाइडलाइंस दे दूंगा। फिलअप करने के लिए कोशिश करें, खुद फिलअप ना करें, ई मित्र की हेल्प लें, है ना। हेलमेट पीछे रखवा दो उनका, पीछे रख दीजिए, यस गुड। ई मित्र की हेल्प लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 30-40 रुपीज ई मित्र वाले चार्ज लेते हैं, बट वो मिस्टेक्स होने से बचाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बच्चों, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, आपको यूनिवर्सिटी में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। एनरोलमेंट एक बार होता है, ओनली वंस अपॉन ए टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो, यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों को एनरोलमेंट भी कराना होता है। अब आप क्या करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, एनरोलमेंट का ऑप्शन पे टिक मार्क नहीं करते, है ना। एनरोलमेंट को टिक नहीं मार्क नहीं करते, क्योंकि एनरोलमेंट करवाने में 200-300 रुपए ज्यादा लगता है। टिक मार्क नहीं किया, एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट सबका आ जाएगा, आपका रुक जाएगा, क्योंकि आपने एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप नहीं किया। फिर उस दिन एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करो, फिर आपका रिजल्ट 5-7 दिन बाद बार बार आएगा, कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो बिवेयर प्लीज, आप सभी को एनरोलमेंट का फॉर्म भी भरना है। फॉर्म फिलअप करने के ऊपर सारी गाइडलाइंस मैं यूट्यूब पे आपको शेयर इवनिंग में शेयर कर दूंगा, अच्छे से डिटेल बता करके, ठीक है ना। तो वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, एक बात। दूसरी बात, फॉर्म एग्जाम्स कब होंगे, मार्च एंड इस साल होने की उम्मीद है ना। एग्जाम कितने दिन चलते हैं सर, 40 डेज के आसपास चलेंगे, 40 दिन में सारे पेपर आपके खत्म हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पास कोर्स वालों की, ऑनर्स के एग्जाम 1.5 महीने बाद, ठीक है। पास कोर्स वालों के एग्जाम मार्च में, ऑनर्स के एग्जाम बोले तो आप मान के चलिए मई स्टार्टिंग, ऑनर्स बहुत डिले होगा, है ना, ठीक। तो ऑनर्स वालों के बाद अच्छा खासा टाइम रहता है एडिशनल। तो ये हमारी कहानी रही। एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, इन 6 सब्जेक्ट के 600 में से परसेंटेज बनेगी। ऊपर वाले भी है तो 100 मार्क्स के, लेकिन इनकी ये परसेंटेज में एड ऑन नहीं होंगे। आपको फाइनल परसेंटेज आउट ऑफ 600 बनानी है। एग्जाम में एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। आपका पेपर 5 यूनिट्स में ब्रेक होता है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एग्जाम में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको इन 2 में से कोई एक करना है, 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 इन दोनों में से कोई एक करना है। तो टोटल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कितना आएंगे, 10 आएंगे, 10, 20 मार्क्स ईच। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ दैम, 1 आउट ऑफ 2 दैम, 1 आउट ऑफ दैम, 1 आउट ऑफ दैम। तो 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक करके आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 20 मार्क्स ईच है, 20 इंटू 5 100। एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई वेरी शॉर्ट नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप ही आएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है ना। इस तरह की कई बेसिक गाइडलाइंस मैं टाइम पे देता रहूंगा, है ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन आती चली जाएंगी। रिक्वायरमेंट किस किस चीज की हमको पढ़ने के लिए, वो भी कुछ नोट करना है यहाँ से। अगर नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज क्लास रिकॉर्डिंग मोड में इसका वीडियो आपके पास आएगा, आपको घर पे रिवाइज करना होगा। अदरवाइज यू कैन क्लिक, आपको इसकी फोटो भी ले सकते हैं। और एक काम करिए ना, बहुत सिंपल सा, मेरे फोन नंबर 9983912345 पे एक व्हाट्सएप करें, ये सब कुछ वहीं से आ जाएगा। सब्जेक्ट लिस्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिस्ट और स्टार रेटिंग, सब्जेक्ट लिस्ट और स्टार रेटिंग, ये 2 वर्ड लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और अभी के अभी व्हाट्सएप कर दे, ज्यादा अच्छा है। बाद में करना चाहे बाद में कर दे, कुछ नहीं करना, उस ऊपर वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना है, सब्जेक्ट लिस्ट और स्टार रेटिंग, सब कुछ आपके प्रिंटेड फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर रिसेप्शन शेयर
कर देगा। मेरे फोन नंबर 99839135 पे मेरे से भी बात करनी हो शाम को 6 बजे बाद इसी नंबर पे बात करें, रात को 1 बजे 2 बजे कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। और दिन में बात करोगे तो रिसेप्शन पे ये फोन पिकअप होता है ना। कंटिन्यू करें तो ये सब्जेक्ट है हमारे। अब आप देख लीजिए, अगर आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट तो टोटल एग्जाम कितने देने हैं? 6 + 2 8। कॉलेजिएट स्टूडेंट है यानी किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, रेगुलर स्टूडेंट है तो 6 + 5 11 एग्जाम देने होंगे। और नॉन कॉमर्स है तो 6 + 6 12 एग्जाम आपको देने होंगे। ये आपका टोटल पैटर्न आने वाला है साहब। सर एडमिट कार्ड कहाँ आएंगे सब कुछ मैं बताऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर के व्हाट्सएप पर या कॉल पर आराम से पूछ सकते हैं, सब कुछ बताते हैं लोग। आ जाओ, चलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कॉर्पोरेट और स्टैट्स, और उसमें से आज पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। शुरुआत करें। अगर मैं सिलेबस खोलता हूं तो सिलेबस में वही 5 यूनिट बची होंगी यहाँ पे, और उसमें से हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 आज। यूनिट नंबर 1 क्यों नहीं सर? यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल ज्यादा है और बोरिंग है। हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 2 से। तो यूनिट नंबर 2 में एक की बात, यूनिट नंबर 2 में एक सिंगल चैप्टर है हमारे सिलेबस में। हाँ जी, चैप्टर नंबर 9, बुक का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, एक और नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर के 2 नाम है। 1 मिनट, बुक्स नहीं है खोलने की जरूरत, बंद कर दीजिए। अभी हम पढ़ेंगे आरबीडी बुक से। आप कॉर्पोरेट की बुक नई खरीद करके लेके आएंगे, स्टैट्स की बुक्स ओल्ड भी चल सकती है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। सर कॉपी कितनी बनाए? बेहतरीन बात होगी, कॉपी 2 बनाए, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। क्लास वर्क में रफली नोट करें, नोट ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन होमवर्क वाली कॉपी के अंदर सब कुछ फेयरली नोट होना चाहिए। क्लास वर्क कॉपी इसलिए होती है कि कुछ नोट करना हो कर लो, अदरवाइज तो वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है ना। तो वीडियो आपके पास कहाँ आएंगे साहब? आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी? रिसेप्शन में मैडम वो सब कुछ चालू करके देंगी, मेरी टेंशन उधर से है। मतलब आप लोग रिसेप्शन से चालू करवा लीजिए आज ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। करें कंटिन्यू। चलिए एक नया पेज लेंगे, लिखना शुरू करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है पूरा नाम, व्यावसायिक सांख्यिकी। ये एबीएसटी का सेकंड पेपर है ना बच्चों, एबीएसटी सेकंड। इसकी हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। एक और नाम है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हाँ जी, अब सबसे मेन बात, स्टैट्स में हिंदी कितनी काम में लेनी है हिंदी मीडियम वालों को। नंबर 1 थिंग, हम स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, एग्जाम में हिंदी लिखना अलाउ है ही नहीं। केवल हिंदी कहाँ लिख सकते हैं हिंदी मीडियम बच्चे? केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब लिखेंगे तो हिंदी लिखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी को इंग्लिश में सॉर्ट आउट करना है। सुनिएगा, इट माइट पॉसिबल आप में से कुछ बच्चों ने 11th 12th में कहीं कोई मीड मोड मीडियन पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत, प्लीज रिफ्रेश का बटन दबाएं, पुराना पढ़ा हुआ पूरा भूल जाइए। हम 0 से पढ़ेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं आपने पुराना पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि डिपेंड करता है किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, कि कोविड में सब कुछ मिक्स रहा था, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। मुझे जरूरत पड़ेगी किस किस चीज की? एक बुक चाहिए अपने को, कौन सी? आरबीडी। आरबीडी बुक, नई या पुरानी कोई भी ले सकते हैं। मुझे चाहिए होगी नोटबुक। नोटबुक थोड़ी मोटी होनी चाहिए, वो लेखा वाले जो बुक देते हैं ना कॉपी, वो प्लीज वो काम में मत लेना, वो बहुत पतली है ना। वो कॉपी हम थ्योरेटिकल्स के लिए काम में लेंगे, नोट्स बनाने में, है ना। ठीक है, ये नोटबुक। नोटबुक के साथ साथ हमें चाहिए होगा एक कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर कैसा होना चाहिए? कैलकुलेटर के लुक्स लगभग ऐसे होने चाहिए। इस टाइप का मिलता जुलता कैलकुलेटर मार्केट में इजीली हर शॉप पे मिलता है, खरीद लीजिएगा।
सर ओरिजिनल खरीदे या लोकल? लोकल खरीद लो, 70 80 90 100 रुपए की रेंज में आराम से मिलता है। अदरवाइज आपके घर के आसपास डीमार्ट हो तो डीमार्ट से परचेस कर लेना। डीमार्ट में थोड़ा महंगा मिलता है पर थोड़ा क्वालिटी अच्छी, ठीक है। बट डोंट गो फॉर द 400 रुपीज कैलकुलेटर, 4400 रुपए वाले पे ओरिजिनल मत जाना, जो ओरिजिनल अच्छा नहीं है। क्या ओरिजिनल में कई फंक्शंस काम नहीं करते जो लोकल में करते हैं। एक चीज कैलकुलेटर खरीदते वक्त ध्यान रखें, अगर है घर पे तो वो ले लो, पर कैलकुलेटर आपकी पाम टॉप छोटा वाला कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर बड़ा वाला एक्स्ट्रा लार्ज मुनीम जी की दुकान वाला भी नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर ये साइज परफेक्ट है। और ये फॉर्मेट मैं बोल रहा हूँ इसलिए तो ये कैलकुलेटर हमारा औजार है भैया। आज से 5 साल 3 साल बाद जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कैलकुलेटर होगा नहीं होगा वहां पे? और कैलकुलेटर पे हाथ सेट होता है क्या? होता है हाथ सेट? आपने जितने भी शॉपकीपर्स देखे होंगे कैलकुलेटर के बटन के प्रिंट्स नहीं होते, फिर भी उनका हाथ बहुत फास्ट चलता है और एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। कैसे भैया? काम तो करते होंगे ना। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ जो पढ़ो यही कैलकुलेटर आपको आगे भी फ्यूचर में मिले। तो ये कैलकुलेटर सबसे कॉमन है, हर शॉप में मिलता है, हर स्टेशनरी मिलता है। जहां मार्केट में जाएंगे, कल को आपकी जॉब लग गई अहमदाबाद, तो वहां भी ये कैलकुलेटर इजीली मिलेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, कैलकुलेटर पे हाथ सेट होगा। तो ये कैलकुलेटर सबसे बेस्ट है, कोशिश करें यही लाएं। ओरिजिनल क्यों मना कर रहा हूँ? महंगा आता है, एक्सचेंज हो जाता है क्लास के अंदर, और कई फंक्शंस काम भी नहीं करते। कैलकुलेटर खरीदते वक्त जीटी का बटन जरूर हो, चेक कर लीजिएगा, इधर जीटी होना चाहिए। जीटी ग्रैंड टोटल, जीटी का बटन कैलकुलेटर में होना चाहिए। खरीदते वक्त ये चीज आसानी से मिल जाएगी, है ना। कहीं भी नहीं आता आप ले लीजिएगा ना, ठीक है। तो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा हूं मैं, मुझे बस बाकी क्वेश्चन नहीं चाहिए। सुनो सर, टोटल बुक कितनी खरीदवाओगे? 3। एक कॉर्पोरेट की न्यू बुक आरबीडी, स्टैट्स की न्यू या ओल्ड आरबीडी, और एक खरीदेंगे हम 7 ईयर सॉल्ड पेपर्स। अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए, है ना, अगले 15-20 दिन में लॉन्च हो जाएंगे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो सॉल्ड पेपर की एक बुक और खरीदनी पड़ेगी, बस। इससे अलावा कुछ नहीं, इनसे हमारा सारा काम हो जाएगा। सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बुक्स आवश्यकता नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज इतना पढ़े। करें कंटिन्यू? चलिए स्टडीज को थोड़ा सा फ्लो देते हैं, बहुत देर हो गई बातें करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एवरेजेस, सांख्यिकी माध्य और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 20 मार्क्स का चैप्टर है। इस अकेले चैप्टर से, अच्छा एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, ये यूनिट नंबर 2 में अकेला चैप्टर है, तो इस अकेले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, हमें उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। सर प्रैक्टिकल आएगा या थ्योरेटिकल? इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है? प्रैक्टिकल। सर इंपॉर्टेंस वाइज स्टार रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखते जाइए प्लीज हल्का हल्का सा, लिखते जाइए प्लीज हल्का हल्का सा। आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कुछ बेसिक्स की। बेसिक्स, कभी भी किसी नई फील्ड में जब एंट्री मारते हैं तो वहां की टर्मिनोलॉजी आप नहीं चाहिए। बच्चों यूनिवर्सिटी और स्कूल में बहुत डिफरेंस है। स्कूल में आपकी रिमांड लगती है हर थोड़े दिन में, यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, टर्म टेस्ट, फिर एक सबसे खतरनाक चीज होती है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और यहाँ पे आपको मिलती है परमिशन, पैसा। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते ही आपकी कोई टर्म टेस्ट मिड टेस्ट होते हैं क्या? कुछ नहीं होते। और कॉलेज लेता भी है तो फॉर्मेलिटी के लिए लेता है, कॉलेज लेता भी है तो कोई मतलब वाली बात नहीं, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चे थोड़े से फ्री हो जाते हैं और डायरेक्ट फाइनल मैच खेलना है आपको मार्च अप्रैल में फाइनल मैच खेलना है। तो यहाँ थोड़ा सा इश्यू रहता है ना, कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और खुद को अवेयर रहना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको परेशानी बहुत सारी आती है कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई गाइड करने वाला नहीं होता। स्कूल में तो स्कूल के टीचर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, पूरा स्टाफ रहता है। यूनिवर्सिटी में कोई धनीधोरी नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में फोन करो तो फोन कभी कोई उठाता ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, नंबर है तो फोन पिक नहीं होता। तो फिर अपनी नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे? अपनी नॉलेज के लिए हम सारी नॉलेज को हमका एक ही मात्र सेंटर, आपको मेरे फोन नंबर पे फोन करें, अपनी समस्या का समाधान करें। जितने कंफ्यूजन आए मुझे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, बिना सोचे समझे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करके दूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल कर देता है या व्हाट्सएप स्टोरीज कर देती है, बच्ची कुछ ही आप मेरे से डायरेक्ट पूछे, मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है आपको,
तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान रखिएगा, एग्जाम फॉर्म वर्किंग डे में फिलअप करें, संडे को नहीं फिलअप करना, छुट्टी वाले दिन फिलअप नहीं करना है। सर क्यों 24/7 कर सकते हैं, ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी की साइट इतनी अच्छी नहीं है, फॉर्म अटक जाते हैं, पेमेंट्स अटक जाते हैं। और पेमेंट कब करें, वर्किंग आवर्स में करें, सुबह 10 से शाम के 5 में, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग अवॉइड करें, पेमेंट अटकते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिक्कत हो जाएगी वरना फिर मेरा सॉल्यूशन हुआ है उनका पर वो हार्ड। आ जाओ बेसिक करें शुरू। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैट्स कुछ पास्ट डेटा के बेसिस पे मार्केट में नई थ्योरम्स को क्रिएट करना। ऐसा हुआ है तो ऐसा होने की संभावना है, एस्टिमेशन लगाना, अंदाजे लगाना। क्या क्रिकेट मैच में अंदाजे लगते हैं? यस, इंडियन टीम पहले खेल रही है तो ऐसा होगा, बाद में खेल रही है तो ऐसा होगा, लगते नहीं लगते? हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को और स्कूल्स के एग्जाम्स को लेके एस्टिमेशन लगाते हैं, बहुत सारे एस्टिमेशंस मार्केट में काम करते हैं, कई बार सच होते हैं, कई बार सच नहीं होते। ये जितने भी एस्टिमेशन मार्केट में वो लगते हैं, आज बारिश होने की उम्मीद है, एग्जाम्स इस मंथ में होने की संभावना है, इलेक्शन में ये पार्टी जीत रही है, ये सब एस्टिमेशन किससे लगते हैं? स्टैटिस्टिक्स वर्कआउट करती है वहां पे। स्टैटिस्टिक्स में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े, रॉ डेटा कच्चे आंकड़े। स्टैटिस्टिक्स की पहली टर्म क्या है बच्चों? रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े। क्या होते हैं रॉ डेटा? वेरी सिंपल, मैंने किसी भी चीज पे रिसर्च करना शुरू किया और आप लोगों से डेटा इकट्ठा करा। मान लीजिए मैं क्लास में ढूंढ रहा हूं 20 का सिक्का, 20 का कॉइन, मिल पाएगा? मिल सकता है, एक आध कॉइन, 2 4 5 कॉइन, है ना? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, आपके पास कितने कितने कॉइन है सबका डेटा बनाया। मैं 10 के कॉइन भी ढूंढ रहा हूँ, 20 का कॉइन भी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं 10 और 20 के कॉइन्स को काउंट करना चाह रहा हूँ। और मार्केट में मैं सबसे बड़ी चीज ढूंढ रहा हूँ 2000 का नोट, जो मिल नहीं रहा आजकल, गायब हो गया। रिसर्च कर सकता हूँ उसके ऊपर, मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ कि ये 2000 का नोट जा कहाँ रहा है, बड़े दिनों से दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, पिछले 2-3 महीने से हम 2000 का नोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दिखता है ना? आपका बिजनेस है सर, आपको दिखते होंगे, हमारे आ जाओ, ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं, आ जाओ, है ना? 2000 का नोट के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाल रखी है कि बैंक लेगा और देगा नहीं। अगर आप बैंक में 2000 का नोट देते हो, बैंक इशू नहीं कर रहा, बैंक 500 का नोट इशू कर रहा है आजकल, सारे नोट्स वापस जमा हो रहे हैं, कोई ना कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, हा? तो लोग भी 2000 के नोट फटाफट निकाल रहे हैं, मतलब पता नहीं कब डिमोनेटाइजेशन में फिर फंस जाए, है ना? मोदी जी साहब नया रूल निकाल देंगे, ये कह रहे हैं 15 साल डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, वो रूल ही नहीं ले आएंगे। जब रूल चेंज हो गया तो फिर क्या होगा? आज टॉपिक पर बात करेंगे, है ना? रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े। मुझे आपकी एज पर एनालिसिस करना है कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है उसकी लोएस्ट स्टेज क्या है और हाईएस्ट स्टेज क्या है। तो मालूम पड़ा, एक बोल रहा है मैं तो सर 16 साल की हूं, मैंने कहा आप रहते ही 16 साल के हो हमेशा, आपकी एज कभी बढ़ती नहीं है ना? क्योंकि नॉर्मली एज अगर हम बात करें हमारी क्लास में बच्चे, हाँ साहब आप लोग एज 18 से 20 मैक्सिमम, 18 से 20 इयर्स के हमारी क्लास में बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में। मैं स्टैटिस्टिक्स निकालने लगा, कोई 18 से लो तो नहीं है, हर्ष भैया कहते सर मैं 16। ठीक, आ जाओ। रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े इकट्ठे किए, आप सबके अलग अलग एज पूछ ली, कच्चे आंकड़े इकट्ठे हो गए, आपके पास कितने नोट है और कितने कॉइन है वो इकट्ठे कर लिए, आपके अभी 12th में परसेंटेज कितनी आई थी वो इकट्ठी कर ली। ऐसे कोई भी रॉ डेटा में इकट्ठा कर सकता हूं। एक एग्जांपल पकड़ते हैं जिससे हमारी सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने कहा कि आपकी गाड़ी की स्पीड, आपके 2 व्हीलर की स्पीड क्लियर किया, जेएलएन रोड पे सुबह 10 बजे क्या रहती है, आपके पास एक्टिवा है और एक्टिवा की स्पीड क्या रहती है, और उसके ऊपर मैंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं हु राइडिंग फास्ट, बॉयज राइडिंग फास्ट या गर्ल्स राइडिंग फास्ट, गाड़ी तेज चलाता है, स्टैटिस्टिक्स निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने फाइंड आउट किया कि रॉ डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। तो रॉ डेटा क्या होता है बच्चों? कच्चे आंकड़े। मैंने मार्केट से आप लोगों की स्पीड पूछी, एक ने बोला 35, एक ने बोला 40, एक ने 45, फिर एक ने कहा 35, एक ने कहा 65, एक ने कहा 60, एक ने कहा फिर 65। तो ये क्या है बच्चों? रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े आप मार्केट से इकट्ठे करते हैं, उन्हें रॉ डेटा बोलते हैं। इस रॉ डेटा को किसी ना किसी सिस्टम में जमा ले तो बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज।
लिखना शुरू कर सकते हैं आप लोग। सीरीज हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। एक एक्स लिखा और एक एफ लिखा। हाँ जी, मैंने क्लास में पूछा सुबह 10 बजे 30 की स्पीड कितने जनों की रहती है। आप में से 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो 30 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन। अभी लिखेंगे 40 2 बार आया तो 2 टाइम्स, 50 3 बार आया 3 टाइम्स, 60 फिर 2 टाइम्स आया और 70 3 टाइम्स आया। हाँ जी, इस बहुत बड़ी रॉ डेटा को किसी सीरीज में जमा लिया है सिस्टमेटिकली। 30 40 50 60 70 सिस्टमेटिकल ना, कंटिन्यू असेंडिंग है डिसेंडिंग है? अरे असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मैंने आरोही क्रम में इसको जमा लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया है। तो जब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जमा लो सीरीज को, सुंदर सी दिख जाए, खुले आंकड़े पड़े हुए उनको एक सिस्टमेटिकली जमा लिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? सीरीज बोला जाएगा। इस सीरीज में एक वर्ड होता है बच्चों, क्लास। क्लास जब x इन फॉर्म ऑफ रेंज आ जाए, x इस फॉर्म ऑफ रेंज आ जाए। हाँ जी, एक मिनट प्लीज। अभी मैं थोड़ी देर पहले पूछ रहा था गाड़ी की स्पीड 30 कितने जनों की रहती है, तो 4 जनों ने हाथ खड़ा किया। लेकिन क्या गाड़ी की स्पीड 30 रहती होगी या वेराई करती होगी थोड़ी बहुत? कोई सामने आ जाएगा तो भी 30 की स्पीड रखोगे क्या? नहीं 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 सर, ब्रेक भी तो लगाएंगे, स्पीड डाउन भी करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे रखा, 30 से 40 कितनों की स्पीड रहती है, 40 से 50 कितनों की स्पीड रहती है, 50 से 60 के बीच में कितनों की रहती है, 60 से 70 कितनों की स्पीड में रहती है। तो ये 40 से 50 एक क्लास हो गई, 50 से 60 एक क्लास हो गई, 60 से 70 एक क्लास हो गई, 30 से 40 एक क्लास हो गई। जब x को सिंगल नंबर की जगह रेंज में लिख दे तो क्या बन जाती है? वो एक क्लास बन जाती है। क्लास को हिंदी में बोलेंगे वर्ग। नोट करें, नोट करें। स्टैटिस्टिक्स के हिंदी वर्ड थोड़े हार्ड है, पर मैं लिखूंगा फिर भी थोड़े थोड़े से। एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती और पता होना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन ऑफ एक्स। हाँ जी, एक x कितनी बार रिपीट हुआ उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। बोर्ड पे 30 कितनी बार रिपीट हुआ? 4 टाइम्स। 40 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। 50 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। मैंने ऐसे डेटा इकट्ठा किया, चीज कई बार रिपीट हो रही है तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, कितनी बार रिपीट हुई है उसे बोला एफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता। एक क्लास के अंदर 2 तरह की लिमिट्स होती हैं। एक होती है लोअर लिमिट, लिखिए प्लीज, लोअर लिमिट। डिनोट इसे L1 से करते हैं, स्मॉल L1 बनाइएगा प्लीज, 1 थोड़ा नीचे आएगा। लोअर लिमिट L1 बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा हिंदी में बोलते हैं। हाँ जी, अगर आपकी रेंज 40 से 50 है तो इसमें लोअर लिमिट होगी आपकी 40, सही है ना? लोएस्ट वैल्यू। अपर लिमिट प्लीज, अपर लिमिट प्लीज L2, इसे उच्च सीमा बोला जाता है।
अगर आपकी क्लास 40 से 50 है तो व्हाट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू प्लीज? 50 प्लीज। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं आपको। क्लास इंटरवल स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हिंदी में वर्ग अंतराल, हिंदी में वर्ग अंतराल। हाँ जी, आई का फॉर्मूला L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। अच्छा, अगर मेरी क्लास 40 से 50 है तो गैप कितना है जल्दी बताओ? 10, दैट वही है वर्ग अंतराल, इंटरवल यानी गैप। तो आई बना 50 माइनस 40, इट्स 10। आई बना 50 माइनस, इट्स 10। वर्ग अंतराल मिड वैल्यू, हिंदी में मध्यमान, इसे सेंट्रल वैल्यू भी बोल देते हैं। मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, मध्यमान। लिख नहीं रहे? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। अगर क्लास मेरी 40 से 50 है तो सेंटर वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? 45। अभी आप देख के बता पा रहे हैं? कई बार हार्ड हो जाता है तो फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। मिड वैल्यू 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 45, 45। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ना। करूं कंटिन्यू? मुझे बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, मैंने क्लियर कर दूं? तो लिख रहा हूं प्लीज। चलिए, सीरीज, सीरीज 3 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक्स होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। लिखकर ये काटिएगा फ्रीक्वेंसी मेरी तरह। एक्स होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स भी होता है और उसकी फ्रेंड भी सॉरी एक्स भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें एक्स भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है और एक्स रेंज की फॉर्मेट में होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मैं डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एक्स और एफ 20, 30, 40, 50, 3, 2, 7, 2। ये डिस्क्रीट का एग्जाम्पल है। एक्स भी है और एफ भी है। कंटिन्यूअस सीरीज
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 3272। हाँ जी, डिफरेंस क्या है? एक में एक्स सिंगल नंबर्स में सिंगल नंबर्स है और एक्स में यहाँ पे एक्स रेंज में, बस इतना सा डिफरेंस। सर एग्जाम में कौन सी आती है वो बता दीजिए प्लीज। यस, व्हाई नॉट। एग्जाम में कंटिन्यूअस सीरीज पे ट्रिपल स्टार, करेक्ट करें, आगे बढ़े प्लीज। अब देखते हैं बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। ये कंटिन्यूअस सीरीज भी दो टाइप की होती है। कंटिन्यूअस सीरीज भी दो टाइप की होती है। नंबर 1, एक्सक्लूसिव। नंबर 2, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को बोलेंगे अपवर्जी और इंक्लूसिव को समावेशी। अगर एक क्लास का L2 अगली क्लास का L1 बन जाए, एक मिनट मैं थोड़ा गलत दिखाया, हल्का सा गलत ले। अगर एक क्लास का L2 अगली क्लास का L1 बन जाए तो उसे एक्सक्लूसिव बोलेंगे, और एक क्लास का L2 अगर अगली क्लास का L1 ना बने तो उसे समावेशी बोलेंगे। सर समझ नहीं आ रहा, अभी समझाते हैं। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 3217। हाँ जी, एक बार बुक पे L2 अगली का L1 बन रहा है क्या? कोई भी L2 देख लो, अगली क्लास का L1 बन रहा है, बन रहा है L2 L1 बन रहा है तो एक्सक्लूसिव। अच्छा, फिर इंक्लूसिव क्या होती है? L2 L1 ना बने तो? एक बार एक डेमो दे दो सर। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। एक बोर्ड पे क्या L1 अगली का L2 अगली का L1 बन रहा है क्या? यस नो? L2 L1 नहीं है, L2 L1 नहीं है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम। सर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखे? कुछ भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी क्या फर्क पड़ता है? X और F, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। हाँ जी, यहाँ पे भी L2 अगली का L1 है क्या? नहीं है, ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव। एग्जाम में कौन सी आती है सर वो बता दो ना हमें। एग्जाम में एक्सक्लूसिव पे सिंगल स्टार। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे सर। फ्रीक्वेंसी में 3 2 1 7, 3 2 1 7 कुछ भी लिख लिया मैंने। डन। चलिए, ये थे बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स के, जिनके बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। आइए शुरुआत, ये बेसिक्स याद नहीं करने तो अपने आप याद हो जाएंगे। चैप्टर में आने वाले 3 टॉपिक्स, मीन, मीडियन, मोड। अगर कोई ऐसा बोलता है तो झूठ बोल रहा है। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक आएंगे, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक छुप छुप करके आएंगे। चलिए देखते हैं। मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, मीडियन कैपिटल एम और मोड जेड से डिनोट करते हैं। मीन यानी माध्य,
माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, हिंदी मीनिंग। इन तीनों टॉपिक्स में से राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर मीन। मीन के टाइप्स, नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, प्लीज समांतर माध्य, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, HM बोलते हैं। वेटेड मीन भारित माध्य, एक्स बार के नीचे छोटा सा W लगाएंगे। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन सामूहिक माध्य, और पांचवा और आखिरी ज्योमेट्रिक मीन एक्स बार G डॉट M डॉट। सामूहिक माध्य को ऐसा, एक मिनट, ज्योमेट्रिक मीन को गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। सामूहिक में एक्स बार 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट। गुणोत्तर माध्य एक्स बार के नीचे G और M लगा रखा है, ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों दिखने में तो इतने सारे हैं, पढ़ने अपने को लगभग सारे ही हैं वैसे, फिफ्थ के अलावा, फिफ्थ के अलावा सारे पढ़ने। और इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाला एक ही है, अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट वन। नोट करें। तो आज हम क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं इसके। हाँ जी, अगर क्वेश्चन कहे मीन निकालना है और कुछ ना बोले कौन सा निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। बाकी के लिए बोलेगा ज्योमेट्रिक निकालो, हार्मोनिक निकालो, जो भी बोलेगा, पर अपने को अगर मीन की बात करता है तो आइए सबसे पहले मीन के लिए एक फॉर्मूलाज की टेबल बनाते हैं। हाँ जी, यहां लिखा मैंने इंडिविजुअल सीरीज, यहां लिखा मैंने डिस्क्रीट सीरीज, और यहां लिखा मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होगा और एफ भी होगा, कंटिन्यूअस में एक्स किस फॉर्म में होगा, रेंज फॉर्मेट में होगा, और एफ भी होगा। ठीक है, आइए साहब, एक्स बार निकालने के तीन मेथड्स हैं।
डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति। थोड़ा गैप छोड़ते हैं और सेकंड वन शॉर्टकट मेथड, जो कि बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है, नाम है शॉर्टकट, लघु रीति। लघु रीति। और तीसरी और आखिरी स्टेप डेविएशन मेथड, यही याद करना है। स्टेप डेविएशन मेथड हिंदी में बोलते हैं पद विचलन रीति। हिंदी में बोलते हैं पद विचलन रीति। 3 मेथड है आंसर को सॉल्व करने के और 3 तरह की सीरीज है। सर फॉर्मूले बहुत सारे होंगे। 9x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। जैसे डिस्क्रीट में गए तो एक f ज्यादा बढ़ जाएगा। बोलो प्लीज। यहां केवल x होता है, f नहीं होता, और यहां पे x और f दोनों होते हैं। तो फॉर्मूला में f और आ जाएगा सिग्मा fx अपॉन n। डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूस सीरीज नहीं होती। डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूस सीरीज होती ही नहीं है। नीचे आए शॉर्टकट में, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। हाँ जी, एक बार प्लीज बोर्ड पे, यहां डी के ऊपर अपन ने एक छोटा सा डैश लगाया ऊपर, डी डैश एक्स इंटू आई कंटिन्यूस सीरीज में। एक छोटी सी गलती है, एक बार प्लीज, यहाँ सीरीज में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, होल्ड करें। यहाँ एफ आया, यहाँ एफ की जरूरत नहीं थी ना, सही। सॉरी, ये फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा, तो डैश और आई हटा देना और सेम लिख लेना आप। यहाँ डी एक्स है ना, यहाँ ना, सही तो है, सही है। अच्छा, मैंने क्या है, एक्चुअली मेरे टेबल मैंने घुमा दी। सभी लोग एक बार हल्का सा देख लो वापस। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूले सेम चलेंगे। स्टेप डिवीजन में, डायरेक्ट इंडिविजुअल मेथड में स्टेप डिवीजन नहीं होता। एक बार बोर्ड पे प्लीज, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश आ जाएगा अपॉन एक्स इंटू एन इंटू आई, और ये फॉर्मूला यहां पर सेम काम करेगा। तो सर ऐसे बोल देना, डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले सारे किस पे लगेंगे? कॉन्टिन्यूअस पे लगेंगे। एक बार मैं पूरे फॉर्मूले वापस रिवाइज कर लेता हूं, फास्ट हो जाएगा। एक ही मिनट में आ रहा हूं भैया, प्लीज फटाफट आ जाऊंगा मैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ए बोर्ड पे, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सही है ना? यहां से आ गए एफ पड़ा, यहां से आ गए एफ आया, ये आता ही नहीं है। इससे बनाया ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई,
और ये तीनों फॉर्मूले यहां पर चलेंगे, सेम सेम और सेम। सर आप तो वो वाला बॉक्स बताओ जो एग्जाम में आएगा, वो बता दूं? चलिए आपकी डिमांड पर बता देते हैं। एग्जाम में सीरीज कौन सी आती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम में मेथड कौन सा आता है, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन? स्टेप डेविएशन। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा रहेगा 9 में से? मर्ज करो उस लाइन को, इस लाइन को। लास्ट कॉर्नर फॉर्मूला एग्जाम में अपना छपेगा साहब, 100% यही आएगा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। यही आएगा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। कई बच्चों ने टेबल अपनी बुक कॉपी में थोड़ी सी श्रिंक करके बनाई है, सपोर्ट करके बनाई है। प्लीज फेयर कॉपी में इसको पूरा यूज लीजिए, स्पेस मेंटेन करें, खुला खुला बनाए। सर ये फॉर्मूले याद करने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं करने। सबसे पहली बात, मैं आपको एक प्रिंट आउट दूंगा, 17 पेजेस प्रिंट आउट है। वो प्रिंट आउट में पूरी बुक के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह हमने कंपाइल कर रखे हैं। कब देंगे? इस वेडनेसडे को ले लीजिएगा आप रिसेप्शन से, आपको रिसेप्शन दे देगा, मैं भी बोल दूंगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन में डिफरेंस समझो पहले। हाँ जी, क्वेश्चन बुक में होता है सॉल्व या अनसॉल्व? अनसॉल्व। क्वेश्चन बुक में होता है अनसॉल्व, इलस्ट्रेशन बुक में होता है सॉल्व। एग्जाम्पल होता है मेरे मन का, जो बोर्ड पे अचानक आता है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे मन के बनाए हुए एक एग्जाम्पल से। 10, 20, 5, 15, 30, 25, 17, 23, 12 है और 8। बहुत सारे फिगर्स लिख दिए। हाँ बच्चों, ये डेटा कैसा डेटा है? रॉ डेटा है या सीरीज है? ये तो रॉ डेटा है, खुले आंकड़े पड़े हुए, ओपन डेटा है ना। मुझे इनका मीन निकालना है और मैंने बोला क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, सबसे पहले बताओ ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? इंडिविजुअल। डिस्क्रीट के अंदर एफ आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस में रेंज के साथ एफ आ जाती है। यहाँ तो है ही नहीं, तो ये कौन सी सीरीज हुई? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब सुनो एक बार प्लीज। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों है। मेथड कोई सा ही लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो भी हम डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों से सेम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आइए, मैंने लिखा सॉल्यूशन, और मैं सबसे पहले कौन सा मेथड उठा रहा हूं इसका? डायरेक्ट मेथड। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, यही था फॉर्मूला। अब सुनिएगा, आपको टेबल क्या क्या बनानी है। पूरी स्टैटिस्टिक्स में बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा हेडक, सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? सर टेबल में कौन से कॉलम बनेंगे पता ही नहीं। बहुत सारे कॉलम, बहुत सारे टेबल, बहुत सारे फॉर्मूलास, बट मैंने एक सिंपल सा तरीका बना रखा है आपके लिए। टेबल में आपको कॉलम कौन से बनाने? फॉर्मूले में जो ऊपर दे रखा है उसके कॉलम बनाने। पूरी बुक में कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, उसकी ऊपर वाली हेडिंग पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैंने एक टेबल बनाई, टेबल में 2 कॉलम बनाए हैं, एक सीरियल नंबर और एक एक्स। इंडिविजुअल सीरीज में एक सीरियल नंबर का कॉलम हमेशा बनेगा, और एक्स को कॉपी मार दो। 10, 20, 5, 15, 30, 25, 7, 23, 12 और 8। यस, अब हो गया ठीक। सीरियल नंबर 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n काउंट किया 10। इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर कॉलम बनता है। कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा सर इसको असेंडिंग बनाओ, ऐसा कुछ कोई नियम नहीं है। मीन में कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होता। अच्छा, x बार x अपॉन n, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। इन सब का टोटल किया 65, कैलकुलेटर कह रहा है 165 कह रहा है, सॉरी 165 जैसे यहां रखा, मेरा आंसर 16.5 मेरे सामने ये रहा। अगर सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें तो आंसर कैसे आएंगे, आइए देख लेते हैं एक बार। पहले आप मेरे बरोबर आ जाएं प्लीज। शॉर्टकट मेथड स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बुक के और सेल्फ एग्जाम्पल्स। अभी तो केवल हल्का सा एंट्री मारना शुरू किया है। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट की बात करी, फर्स्ट ईयर की बात करी, है ना, पेपर पैटर्न की बात करी, फिर साथ ही साथ स्टैट्स की बात करी, और स्टैट्स के बाद हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंदर बेसिक्स आए और बेसिक्स के बाद फॉर्मूले आए, फॉर्मूले के बाद दो एग्जांपल्स भी आज की क्लास के लिए, लास्ट है आज के लिए। एक मिनट, फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू सिग्मा, हाँ जी नहीं, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। f नहीं आएगा ना, f नहीं, मैंने टेबल बनाई और बनने वाले कॉलम्स, यस यही परेशानी थी जरा बोर्ड पे, dx मैंने कहा ना फॉर्मूले में ऊपर वाला एरिया पकड़ो, फिर बोर्ड पे सीरियल नंबर का कॉलम हमेशा बनेगा, x क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी बनेगा, बस कॉलम किसका बन जाएगा, dx का। dx आता है x माइनस a से, बताएंगे अभी। मैंने वही डेटा नोट करा 10 20 30 5 15, सॉरी 10 20 5 15 30 25 17 23 12 और 8। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n इक्वल्स टू 10। हाँ जी, ए, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। dx आता है x माइनस ए से, ए क्या होगा सुनो, आपके स्कूल वाले टीचर ने क्या बताया हुआ है, ए बीच की वैल्यू मान लो कोई भी, बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बीच की वैल्यू मानना कब बेटर है, जब आपके पास कैलकुलेटर ना हो। अभी एग्जाम में कैलकुलेटर कंपल्सरी, तो यू हैव टू टेक इजी पाथ, आपको आसान रास्ता चूज करना पड़ेगा। हमारी बुक भी कहती है बीच की वैल्यू मान लो, है कुछ भी मैं कहता ना, आपके टीचर जी भी कहते हैं बीच की वैल्यू मान लो, कॉलेज वाले भी कहते हैं बीच की वैल्यू मान लो, यूनिवर्सिटी कहती है और मैं कहता है कोई भी वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, हाँ कोई भी वैल्यू मान लो, बट इजी क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को ए मानना। आई रिपीट, ए में से सॉरी एक्स में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को ए मानना है आपको, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू को ए मानना है हमेशा। बुक वाला कुछ भी मानने देना। एक मिनट, ये कहती है मैं तो मेरी गाड़ी का नंबर ए मानूंगी, ये कहती है मैं मेरे प्लॉट नंबर मानूंगी, और ये कहती है मैं डेट ऑफ बर्थ ए मानूंगी। मान लीजिए आंसर विल रिमेन ए इज द अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू मन की मानी हुई वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, हम मानेंगे क्वेश्चन में से सबसे स्मॉलेस्ट, एक्स में सबसे स्मॉलेस्ट प्लीज, एक्स में सबसे स्मॉलेस्ट 5, हाँ जी 10 में से 5 डिडक्ट करें, 20 में से 5 डिडक्ट करें, 5 में से 5 डिडक्ट किया 0, सब में से 5 हटाए 10, 25 20 12 18 7 3,
115 टोटल आ रहा है इसका। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। वन 115 टोटल आया। मैंने वैल्यूज पुट करी। एक बार प्लीज बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास क्या है, डिवाइड पहले करो, एडिशन बाद में करना। 5 + 11.5 सही है क्या? एंड फाइनली 16.5। पिछली बार भी क्या था क्या? 16.5 भी था क्या? हमने इंडिविजुअल सीरीज के 2 एग्जाम्पल करे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। अभी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं कराई है, मैंने केवल आपको इनसे इंट्रो कराया है। प्रैक्टिस हमारी कल की क्लास में आएगी। क्लास के टाइमिंग ऑप्शंस अभी 11 बजे और साथ में ऑनलाइन ये क्लास रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जाते मेरा फोन नंबर जरूर लीजिएगा प्लीज। 9983912345। 1 मिनट, मेरे से बात करनी है शाम को 6 बजे बाद बात करें, फोन पे ही पिक करूंगा। और उससे पहले बात करते हैं तो रिसेप्शन में मैम आपका सपोर्ट करेंगी। 2 फोन नंबर है 9983712345। नोट करके जाए प्लीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।